मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉलरा के बारे में है। कॉलरा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉलरा वाइब्रो है इसका नाम, और ये सन 1817 में पाक व हिंद में सबसे पहले बीमारी फैली। उसके बाद ये चाइना और जापान में भी फैल गई। फिर ऐसा ऐसा ये सन 1926 में ये यूरोप में फैली, और फिर ऐसा ऐसा ये वबा एलोपैथी तरीका इलाज इसको तजवीज़ किया गया, मगर फिर भी 40 से 60% अमवात इससे हो जाती हैं। और फिर ऐसा हुआ, डॉक्टर हानीमन जो हैं उन्होंने कैम्फर क्यूप्रमेट और जो है कैम्फर उसके ज़रिए से इस पर काबू पा लिया। इस तरह से होम्योपैथी जो है उसके तरीका इलाज से पूरी दुनिया में शोहरत हुई। ऐसा ऐसा ये वबा सन 1832 में अमेरिका में भी पहुंच गई। सन 1883 में डॉक्टर काख ने खुरबिन के ज़रिए से जब इसको स्टडी किया, इस जरसूमा का जो ये जरासीम था, इस मर्ज बर्मा, थाईलैंड जैसे मुल्कों में 2-4 साल के बाद होता है, मगर पाकिस्तान और इंडिया में ये हर साल हैज़े की वबा फैलती है और बहुत सारे लोग जो है इसकी जद में आ जाते हैं। बेसिकली इसको देखा जाए कि ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, ये जो हमारी आंतें होती हैं उसके अंदर बसेरा कर लेता है। और वैसे तो ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर हलाक हो सकता है, यानी मर जाता है, मगर ये चूँकि छूत की बीमारी है, ये उंगलियों से भी फैलती है। ये जो बोलोबराज होता है, यानी उसका जो डिस्चार्ज होता है पेशेंट का, उससे भी फैलता है। जो ग़िज़ाई अज्जा होती हैं उसके ज़रिए से भी फैलता है। जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उससे भी ये फैलता है, और फूड से भी ये फैलता है। सो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जो पेशेंट है उसको अलग रखना चाहिए बाकियों से, और जो उसकी लुक आफ्टर कर रहे हों, यानी उसकी नर्सिंग जो कर रहे हों, तो उन्हें भी अपने आप को जरासीम कश अद्वियात से वॉश करना चाहिए और अपनी केयर करनी। ख़ास तौर पर कॉलरा जब होता है तो हमें वॉमिट होता है, और वॉमिट से ये हवा में फैलता है, और जो इर्द गिर्द दूसरे लोग होते हैं, ये दूसरे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी ये हैज़े की वबा लग जाती है, और फिर ये इस तरह से फैल जाता है। जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, चाहे यूज़ करने का है या सीवरेज का है, उसमें कम से कम ये 16 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, ये इसकी लाइफ है। तो जब ये उसमें ज़िंदा रह सकता है बाकी चीज़ों में, तो किसी भी जगह किसी को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हमने याद रखना है कि ये किस किस चीज़ से फैलता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे F5 से ये फैलता है। F फिंगर से, F फूड से, फ्लाई, F फॉर फ्लाई से, F फॉर फूड से, और फॉमिटीज से, यानी जो बाकियात होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं पेशेंट की, उससे ये फैल सकता है। जब भी पेशेंट जो है वोमिट करता है, तो अगर वहाँ पर फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उड़कर किसी खाने वाली चीज़ पर बैठ जाती हैं, तो फिर दोबारा से वो खाना जो है अगर कोई खाता है तो उसको दोबारा से ये लग जाता है। नाकिस ग़िज़ा खाता है, जैसे गले सड़े फल या फलों के ऊपर बार बार जो मक्खियाँ आकर बैठती हैं, उसके ज़रिए से जो बीमारी फैलती है, तो ये भी इसका सबब हो सकता है। तालाब, दरिया और जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, अगर वहाँ पर से गुजरा जाए, तो अगर वहाँ पर जरासीम ये है तो किसी को भी लग सकता है। अब इसके साइन जो हैज़ा है उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसके साइंस जो हैं वो बार बार वॉमिट होता है और बार बार वॉशरूम जाया जाता है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इसका जो पखाना होता है वो ख़ास तौर पर चावल की पिच जैसा होता है, तो इसलिए होता है लाइक राइस वाटर होता है, और ख़ास तौर पर इसकी ये निशानी होती है। और पेशेंट जो है बार बार रन करता है वॉशरूम। जो पिंडलियाँ हैं और थाइस हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है। अगर हैज़े के दौरान ऐसा है, पेट में दर्द के दौरान ये बार बार आपको डायरिया हो रहा है, तो यकीनन आपको हैज़ा है। बहुत ज़्यादा आपको टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है निढाल हो जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल बेरौनक हो जाती हैं। पानी की कमी से चेहरे पर खुश्की, और ऐसे लगता है जैसे उसमें बिल्कुल ज़िंदगी ही नहीं है, इस तरह का साइन चेहरे पर आता है। जो पल्स रेट होता है बहुत कम होता है, और उसकी वजह से ठंडे पसीने आते हैं। जो यूरिनेशन है उसका अमल स्लो हो जाता है, और जब गुर्दों में यूरिनेशन का जो अमल होता है वो रुक जाता है, उसकी वजह से यूरिनेशन का अमल भी कम हो जाता है।
अगर फ़ौरन ही आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएँगे तो आपका जो पेशेंट है वो यानी उसकी मौत वाक़या हो सकती है। फ़ौरी तौर पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और इसकी एंटी वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी एंटी कॉलरा जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट जो है उसको उबला हुआ पानी और उसके अंदर क्लोरीन और पोटाशियम डालना चाहिए। जो खाने की चीज़ है उसको मक्खियों से पाक रखना चाहिए। फल और ताज़ा सब्जियां धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसकी मेडिकेशन की तरफ। अगर आपको अभी शुरू हुआ है तो फ़ौरन ही आप कैम्फर देंगे तो पेशेंट ज़्यादा एडवांस कंडीशन में जाएगा ही नहीं। तो कैम्फर 30 अगर आप दे देते हैं तो आपका पेशेंट जो है वो बड़ी जल्दी स्टैंड हो सकता है। अगर आपको ठंडे पसीने और स्टूल पास हो रहा है बहुत पतला पतला सा लाइक राइस वाटर जो है ऐसा है तो एलोज आप देंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यूप्रम मैट जो है अगर आप दे देते हैं तो ये तो मेन मेडिसिन है जो हमने शुरू में डिस्क्राइब किया था। ये डॉक्टर हानीमन ने सबसे पहले जो तजवीज़ किया था वो कैम्फर और क्यूप्रम ही था। तो अगर ये दोनों मेडिसिन मिलाकर देते हैं तो बड़ी जल्दी हैज़े का आराम आ जाता है। डॉक्टर जॉसलिन ने जब हैज़े का मर्ज जो है उसके ऊपर एक बुक लिखी तो उन्होंने साथ में हेपरसेल और कार्बोवेज फास्फोरस और साथ में आर्सेनिक अल्बा भी सजेस्ट किया था, मगर कैम्फर और जो है आर्सेनिक अल्बा ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और क्यूप्रम जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा पेशेंट जो है वो मरने से बच सकता है या हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में जो जा रहा है वो ठीक हो सकता है। कैम्फर को हम अगर वबा फैली हुई है इलाके में और हम अपने बच्चे को या खुद को पहले से अगर देना चाहें हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर फिर भी हम दे सकते हैं तो हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।